अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस जो है ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। ठीक है ना, ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है सेल साइकिल की, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज है जिसके अंदर ना रीऑर्गेनाइजेशन होती है सेलुलर कंपोनेंट्स की। सेलुलर कंपोनेंट्स की रीऑर्गेनाइजेशन होती है। इन दिस फेज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टेक प्लेस। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, तो जो माइटोसिस है ना ये मियोसिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइटोसिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मियोसिस। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट देन मियोसिस। ठीक है, मियोसिस जो है ना कि ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो है वो जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो मियोसिस होती है ना ये स्पीशी की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मियोसिस इज़ एसेंशियल फॉर स्पीशीज survival but it is not essential for organism survival. Mitosis is essential for organism survival. किसी इंसान के ज़िंदा रहने के लिए जो माइटोसिस है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि वो अगर चोट लग गई वहाँ पे सेल बनने हैं, नए सेल बनते रहते हैं, पुराने सेल जो होते हैं वो ख़त्म होते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये सब प्रोसेस जो है ये माइटोसिस की वजह से होता है। ठीक है, तो मियोसिस जो होती है ये नेक्स्ट जनरेशन एक स्पीशी की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लियर, तो अगर हमें देखेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो माइटोसिस के अंदर क्या चीज़ें डिवाइड होती हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इन माइटोसिस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होते हैं ना ये डबल होता है इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियस डबल हो जाता है किस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। ठीक है, मतलब कि डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है ना, हमें पता है डीएनए अपनी कॉपीज़ बना लेता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। और फिर जो ये होता है ना डीएनए की कॉपी 2x डीएनए ये डिवाइड कर जाता है अलग अलग सेल्स में थ्रू माइटोसिस। तो इस तरह ये एग्जैक्ट कॉपीज़ जो होती हैं ये आ जाती हैं। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस पहले 1x था, डबल हुआ है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से 2x हो गया है। ठीक है, फिर 1x फिर दोबारा वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रही हैं जो पहले थी। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें इसकी कुछ फेजेस की, ठीक है ना, तो फेजेस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो होते हैं ना, अगर हम बात करें ना जो साइड डिवीजन होती है न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो और साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर ना एक आते हैं वर्ड्स होते हैं पी मैट से, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो इसके अंदर फेजेस जो है ना प्रो फेजेस। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये फेजेस हमारे समझने के लिए हैं, याद करने के लिए। ये फेजेस जस्ट चेंजेस हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हमने नाम दे दिया है फेजेस का। ठीक है, ये हम अपने याद करने के लिए इनको ज्यूम कर रहे हैं कि P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, क्लियर, और T फॉर टीलोफेज। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर, तो अभी हम 1 बाय 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रोफेज। क्लियर, प्रोफेज की बात करते हैं कि प्रोफेज के अंदर क्या होता है। तो अगर हम प्रॉपर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनाती हूँ, एक सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर मैंने न्यूक्लियस बना दिया है। ठीक है, ये है इसका डबल मेम्ब्रेनियस है ना, और ये समझ लो रेड से जो मैंने मार्क की ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल के अंदर
क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसके अंदर ना सेल के अंदर ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे पाया जाता है, और ये डीएनए जो है इसकी कॉपीज़ भी मौजूद है यहाँ पे। 2x डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से होके ये आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये नॉर्मल इसकी ये जो नॉर्मल फॉर्म है जो कहाँ से आई हुई है, ये एस फेज से आई हुई है, जिसमें डीएनए जो था वो डबल हो चुका था ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये डीएनए जो होता है ना, ये डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ ये इंटरवाइंडेड है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। अब इस डीएनए को अनटेंगल्ड करना है, दिस डीएनए हैव टू बी अनटेंगल, ठीक है। अनटेंगल करना है और कंडेंस कर देना है, ताकि क्या बना दे, क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्रोमोसोम की फॉर्मेशन जो है ये इसी के अंदर ही स्टार्ट हो गई है हमारे पास प्रोफेज में, ठीक है। तो ये आ गया इसका स्टिल सेल, ठीक है। उसके अंदर आ गए अब न्यूक्लियस, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही मेम्ब्रेन बना दी है, जोड़ के दिया, ठीक है। ये मेम्ब्रेन आ गई, ये इसके पोर आ गए अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर पोर। और इसके अंदर अभी हमने बना दी क्या, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स डीएनए कंडेंस हो के डीएनए ने क्या बनाने शुरू कर दिए, इस तरह क्रोमोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं है अभी क्रोमोसोम्स, अभी स्टार्टिंग स्टेज है। थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करते हैं चेंजेस। प्रोफेज के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमाटिन होता है ना, क्रोमाटिन कंडेंस हो रहता है, होना शुरू हो रहता है प्रोफेज में। क्रोमाटिन जो ये क्रोमाटिन था ये स्टार्टेड टू कंडेंस, क्रोमाटिन कंडेंस हो रहता है, ठीक है। दूसरा काम क्या था इसमें कि क्रोमोसोम अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, प्रोफेज के दौरान, ठीक है। क्रोमोसोम स्टार्टेड टू अपीयर होना शुरू हो जाते हैं प्रोफेज में, ठीक है, माइटोसिस की प्रोफेज में, ठीक है। विजिबल होना शुरू हो जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेस कंडेंस्ड होते हैं। लेकिन अगर वो पूछेगा क्रोमोसोम अपीयर कब होते हैं, तो आपने कहना है प्रोफेज में होंगे। लेकिन फुली कंडेंस्ड कब होते हैं, इसके अंदर फुली कंडेंस्ड नहीं होते हैं। फुली कंडेंस्ड होंगे क्रोमोसोम इन मेटाफेज, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो लेस कंडेंस्ड होंगे, ठीक है। तो उसके बाद बात की कि क्रोमोसोम्स के अंदर ना 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होती हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स हैं, ये एक सिस्टर क्रोमाटिड्स है, ठीक है। ये कौन सी, दूसरी, 1 2। तो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स, 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स इसकी जाहिर होना शुरू हो जाती हैं प्रोफेज में, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो सेंट्रियोल स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड दी ऑपोजिट पोल। तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल मैं रेड से मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स है ना ये यहाँ इस तरफ और इस तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। तो यही क्रोमाटिड्स को डिवाइड करेंगे। तो चौथी चेंजेस हमारे पास, 5वीं चेंजेस कौन सी आती है प्रोफेज में, सेंट्रियोल स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड दी ऑपोजिट पोल की तरफ सेंट्रियोल भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सेंट्रियोल किस तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रियोल जो होते हैं ना, 2, अगर मैं सेंट्रियोल को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ साइड पे, तो होता क्या है कि जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं ना एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पे ये एक सेंट्रियोल है, ये है दूसरा सेंट्रियोल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल और एक दूसरे के क्रॉस कर रहे होते हैं। तो इनको हम कहते हैं एंटी पैरेलल और क्रॉस करने वाले सेंट्रियोल। दोनों सेंट्रियोल को कलेक्टिवली 2 सेंट्रियोल हैं, जो कलेक्टिवली 2 सेंट्रियोल है हमारे पास, जो एक दूसरे को एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इनको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, सेंट्रोसोम्स, ठीक है,
इनको सेंट्रोसोम्स का नाम देते हैं। और इनके गिर्द ना फाइब्रस प्रोटीन होती है जो कि थ्रेड बना रही होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फाइब्रस प्रोटीन होती है। तो क्या चीज़ होती है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के गिर्द यहाँ पे प्रोटीन होगी जो कि फाइब्रस प्रोटीन होगी, और ये थ्रेड्स बनाएंगी, ठीक है ना, इस तरह जो आगे क्रोमोसोम के साथ अटैच करके उसको लहदा कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर ना स्पिंडल फाइबर, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करने लगी हूँ कि प्लांट सेल्स के अंदर ये जो है वो स्पिंडल फाइबर ये एस्टर के बगैर जो होगा वो आएगा, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटीन है, ये जो फिब्रस प्रोटीन और सेंट्रोसोम को कलेक्टिवली हम एस्टर कहते हैं, बट दिस एस्टर इज नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल, इट इज ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल। दैट इज वाई प्लांट्स आर कॉल्ड एनएस्ट्रल बिकॉज प्लांट लेक दिस एस्टर, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली अराइज करते हैं स्पिंडल फाइबर विदाउट एस्टर्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि थोड़ी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट चेंजेस के अंदर के जो इसके अंदर ना, अच्छा इसके अंदर ना ऑर्गेनेलीज हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारी ऑर्गेनेलीज क्या होना शुरू होंगे, डिसअपेयर होना शुरू होंगे, क्योंकि आपने जो है वो स्पिंडल फाइबर को जगह भी तो देनी है ना इधर आगे क्रोमोसोम के साथ जब उसने अटैच करना है। तो अगर किस दरमियान में ये ऑर्गेनेलीज वगैरह होंगी ना, तो फिर हिंड्रेंस पैदा होगी, रुकावट पैदा होगी, तो कि किस तरह वो आगे क्रोमोसोम के साथ अटैच कर दें, ठीक है। तो ये जो प्रोफेज के एंड वाली स्टेजेस में ना ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये एंडोमेम्ब्रेन बॉडीज है हमारे पास, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर कुछ देर के लिए, न्यूक्लियोलस डिसअपियर समटाइम्स, कुछ देर के लिए न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की ही ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। जो एम फेज है इसके अंदर माइटोसिस में नो नीड ऑफ प्रोटीन। तो हम न्यूक्लियोलस का काम क्या था कि ये राइबोसोमल आरएनए तैयार करता था, फिर उसके बाद प्रोटीन के अंदर यूज़ होता था, ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना, राइबोसोम के साथ अटैच करके। तो अब न्यूक्लियोलस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने तो नहीं राइबोसोमल आरएनए तैयार करना, तो क्यों हम इस न्यूक्लियोलस को रखें। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो डॉट था न्यूक्लियोलस ये भी जो है वो डिसअपेयर हो जाता है प्रोफेज में, ठीक है। अच्छा लास्ट जो स्टेज ना प्रोफेज की बड़ी इंपॉर्टेंट है याद करने वाली, क्योंकि ये दिस लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मेटाफेज एंड दिस लास्ट स्टेज इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन होती है, लास्ट फेज जो है ये प्रोफेज की, क्लियर। तो कुछ हम क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं किस तरह ये होता है। मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सी फेज जो होती है ना वो स्मॉलेस्ट है कैरियोकाइनेसिस में, और कौन सी फेज लॉन्गेस्ट है। तो इन कैरियोकाइनेसिस विच फेज इज स्मॉलेस्ट एंड विच फेज इज लॉन्गेस्ट। तो प्रो फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, इट इज द longest phase of the karyokinesis and anaphase is the smallest phase of the karyokinesis। anaphase सबसे छोटी फेज है karyokinesis की, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, प्रोफेज को डिस्कस कर लिया, प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज है karyokinesis की। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेटाफेज की, कि मेटाफेज को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मेटाफेज क्या है कि मेटाफेज की जो फर्स्ट फेज है ना वो लास्ट फेज है प्रोफेज की। प्रोफेज की लास्ट फेज क्या थी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सो फर्स्ट स्टेज क्या है मेटाफेज की, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर। तो अब क्या होगा, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जी डिसइंटीग्रेशन हो चुकी है। थोड़ा सा फिर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये लो, क्लियर। तो इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स आ गई हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनको हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, ये भी है प्रोटीन, क्लियर। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब ये जो इर्द गिर्द इनको कलेक्टिवली कह रहे थे हम, इस प्रोटीन को और सेंट्रोसोम्स को कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एस्टर है, ठीक है। तो अब मैंने पूरा स्ट्रक्चर के ड्रा कर दिया है। अब इसका फर्स्ट इवेंट की बात कर दी है, ठीक है। क्रोमोसोम बाहर आ गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये बेस्ट फेज होती है जिसमें आप क्रोमोसोम्स को देख सकते हो, क्योंकि क्रोमोसोम फुली कंडेंस है इस फेज के अंदर। इट इज़ द बेस्ट फेज टू सी दी क्रोमोसोम्स। मेटा फेज होती है, ठीक है। क्रोमोसोम स्टार्टेड टू कंडेंस इन प्रो फेज, बट द बेस्ट फेज ऑफ वाचिंग क्रोमोसोम इज द मेटा फेज, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड इन द मेटा फेज। तो सो नंबर, साइज और मॉर्फोलॉजी जो क्रोमोसोम्स की होती है ना, वो बेस्ट हम मेटा फेज के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर के अब क्या होता है क्रोमोसोम्स के ना, यहाँ पे जो डॉट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर पे ना एक प्रोटीन होती है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। ये जहाँ पे एक प्रोटीन है, इसको नाम देते हैं काइनेटिकोर प्रोटीन, ठीक है। काइनेटिकोर प्रोटीन के साथ आके स्पिंडल फाइबर ने अटैच करना है। ये जो स्पिंडल था ना, इसने यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से काइनेटिकोर प्रोटीन के साथ आगे अटैच कर जाना है, ठीक है। यहाँ कोई मिनट इस तरह कर लो इसको अटैच, ठीक है। तो इधर से भी ये हो गया अटैच उसी काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ स्पिंडल, और इधर से भी हो गया। अच्छा, अब क्या होना है, अब ना क्रोमोसोम्स को ना जो है वो एक इक्वेटर के ऊपर इसको अलाइन करना शुरू कर देना है। थोड़ा सा हम इसको अलाइन करके करते हैं अटैचमेंट, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये लो जी, ये इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये अटैच इसके साथ हो गया, ये यहाँ पे अटैच हो गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जो है वो स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स एक ही प्रोटीन से अटैच होती हैं, जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, और इस प्रोटीन के साथ आगे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया है, ठीक है। तो अब ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर की हेल्प से हम ले आए हैं इसको सेंटर में, ठीक है। तो क्या मतलब कि क्रोमोसोम कम एट इक्वेटर ऑफ सेल, इक्वेटर के ऊपर अलाइन हो गए हैं क्रोमोसोम, ठीक है। किस किस के अंदर, किस फेज के अंदर क्रोमोसोम इक्वेटर के ऊपर अलाइन करते हैं, मेटाफेज में, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर अलाइनमेंट होती है मेटाफेज में, ठीक है। एक क्रोमोसोम के अंदर 4 आर्म्स होती हैं। ये एक क्रोमोसोम है, एक फर्स्ट आर्म, सेकंड आर्म, थर्ड आर्म, फोर्थ आर्म, 4 आर्म्स हैं एक ही क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। और और क्रोमोसोम जो की आर्म जो होती है ना, ये मेटाफेटिक प्लेट के ऊपर इनको अलाइन कर दिया गया है, ठीक है। इस अलाइनमेंट को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कांग्रेशन, कांग्रेशन कहा जाता है इस अलाइनमेंट को, जिसमें क्रोमोसोम की आर्म्स को अलाइन कर दिया गया है मेटाफेरिक प्लेट के ऊपर, ठीक है। मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर इसको अलाइन कर दिया गया है। अब अलाइनमेंट भी हो गई है, ठीक है। तो मेटाफेज दोबारा मैं आपको बताती हूँ। डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन इसका पहला जो है वो प्रोसेस है मेटाफेज का। फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स के साथ आके ये स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना है, इनको अलाइन कर देना है इक्वेटर के ऊपर सेल के। फिर इस अलाइनमेंट के प्रोसेस को हम कांग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारे पास एनाफेज, ठीक है। नेक्स्ट फेज इज एनाफेज, तो यहीं पे हम इसको लिख देते हैं। थर्ड है हमारे पास एनाफेज। व्हाट इज एनाफेज? एनाफेज में ना सिस्टर क्रोमाटिड्स ना एक दूसरे से अलहदा होने शुरू हो जाती हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर जो मैंने ब्लू से मार्क किए हैं ना, ब्लू से किए हैं मार्क, इनकी फोर्स की वजह से ना सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्रोमोसोम्स के लिए अलहदगी से ही होंगे। तो ये था हमारे पास क्रोमोसोम, ठीक है।
ये लगे हुए थे हमारे पास स्पिंडल, ये भी स्पिंडल फाइबर है, ये भी स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये फोर्स लगाएगा स्पिंडल फाइबर इस तरफ, ये फोर्स लगाएगा इस तरफ। अब इनकी होनी है अलहदगी। अलहदगी किस तरह होगी जी, अभी हम देख लेते हैं। ये दो आर्म इस तरफ, ये दोनों आर्म इस तरफ, ठीक है। ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे से अलहदा हो गई हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये थे पहले 46, ठीक है। अब ये सिंगल वाले 46, ये वाले 46, एक सेल ये रिसीव कर लेगा, एक सेल ये रिसीव कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस नहीं होते, चेंज नहीं होते। इसके अंदर क्या होती है, जो क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। और इस जो है वो इस प्रोसेस की वजह से माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक फ्यूचर डॉटर सेल के क्रोमोसोम्स हैं दोनों, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा, अब ये इसको इस तरफ खींचना शुरू कर देगी, इसको इस तरफ खींचना शुरू कर देगी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को और एलेबोरेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्रोमोसोम, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, थोड़ा सा ना इधर बना देती हूँ। ये यहाँ पे जगह नहीं थी, जगह की स्पेस की कमी की वजह से मैंने बनाया है, ठीक है ना। ये यहाँ पे अटैच हो गया है, ये थोड़ा आगे को बना लेते हैं हम लोग, ऐसे और ऐसे, ठीक है। क्रोमोसोम्स अलहदा हो गए हैं, क्लियर। अब ये एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये इक्वेटर से दूर जाना शुरू हो गए हैं। यू कैन सी है, पहले यहाँ पे थे, अब इक्वेटर से दूर जाना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इक्वेटर से दूर पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्लियर। तो अब क्या होता है, मैं थोड़ी सी शेप्स बताती हूँ जो एनाफेज के दौरान बनती हैं क्रोमोसोम्स की। शेप्स इन एनाफेज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सेंट्रोसोम कभी कभी जब सेंटर में होगा तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं मेटासेंट्रिक। पहले ये हम क्रोमोसोम की शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी कैजुअल शेप, ठीक है। सेंटर में सेंट्रोसोम है तो मेटासेंट्रिक। तो एनाफेज के दौरान फेज क्या होगी, एनाफेज में जो ये मेटासेंट्रिक होगा ना, ये जब डिवाइड करेगा तो ये इन्वर्टेड वी शेप बना देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वी शेप बन गई है, इन्वर्टेड, ये देखो इन्वर्टेड वी शेप आ गई है, वी शेप। ये कब बनी है, ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज में। ये मेटासेंट्रिक कब था, इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी बात है कि अगर थोड़ी सी ना शेप में एक आर्म ज़्यादा लंबी होगी और एक थोड़ी लंबी होगी तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, सब मेटासेंट्रिक। इस सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होता है कि जो शेप होती है ना वो सब मेटासेंट्रिक में एल इन्वर्टेड शेप आ जाती है हमारे पास, ठीक है। जब डिवीजन होती है तो एल इन्वर्टेड शेप आती है आफ्टर सेपरेशन ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के दौरान सेपरेशन के बाद एल इन्वर्टेड फेस आ जाती है। अच्छा, उसके बाद ना थोड़ा सा अगर हम देखेंगे कि बिल्कुल ही किनारे पे है हमारे पास ये सेंट्रोसोम, तो यहाँ पे आ गया सेंट्रोसोम। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो शेप आएगी ना ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है, एंड आफ्टर इट दिस शेप इज जे शेप्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी शेप होगी, जे शेप्ड, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम बात करें कि बिल्कुल ही एंड पे है ये क्रोमोसोम, तो सॉरी सेंट्रोमियर, तो इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। बिल्कुल एंड वाले सेंट्रोमियर पे है तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास टीलोसेंट्रिक है, ठीक है। तो सेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, इसकी स्पेलिंग आप खुद ठीक कर लीजिएगा, सेंट्रिक, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें ना, इसके अंदर आई शेप हमारे पास आती है, ठीक है ना।
जिस आई शेप कम आफ्टर एनाफेज, ठीक है। एनाफेज के बाद जो होती है फेज वो आई शेप होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी बात करते हैं टीलोफेज की, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट फेज कौन सा है माइटोसिस के अंदर? एनाफेज। और लार्जेस्ट फेज कौन सा है? प्रोफेज, ठीक है। टीलोफेज, ठीक है। तो ये टीलोफेज जो है ना ये ऑपोजिट है प्रोफेज के। तो आपसे ये वो एमसीक्यू में पूछ लेता है कौन सा फेज माइटोसिस का ऑपोजिट होता है प्रोफेज के, तो ऑब्वियसली इट इज टीलोफेज, ऑपोजिट टू प्रोफेज, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम लूज इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमाटिन रीअपेयर, क्रोमाटिन रीअपियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्रोमाटिन फिर रीअपेयर होना शुरू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या होना शुरू होती है? रीअपियर, ये भी ठीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस भी रीअपेयर होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें ना हमारे पास प्रोफेज के अंदर उल्टी हुई थी। क्रोमोसोम जो थे वो कंडेंस हो गया था, क्रोमाटिन जो थी वो गायब हो गई, क्रोमोसोम के अंदर चले गई थी, ठीक है, कंडेंस हो गए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो डिसअपेयर हो गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गई थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस ये भी क्या थे? ये भी ख़त्म हो गए थे, डिसइंटीग्रेट कर दिए गए थे ड्यूरिंग प्रोफेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब जो होती हैं वो रिपेयर हो गई हैं ड्यूरिंग टीलोफेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोबारा बन जाती हैं ड्यूरिंग टीलोफेज। और एक हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है, दोनों क्योंकि अलग बन गए थे, ठीक है ना। तो एक स्ट्रक्चर इस तरह आ जाता है हमारे पास, ये था हमारा सेल, ये इसके पास है न्यूक्लियस, ठीक है, और अंदर है क्रोमाटिन। तो हमारे पास डबल आ गए हैं क्रोमाटिन, क्योंकि ये हाफ जो थे ये सारे ये इस तरफ चले गए हैं, ये इस तरफ, दो क्रोमोसोम आ गए हैं, ठीक है। ये भी क्रोमाटिन है और ये भी क्रोमाटिन है, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, मेम्ब्रेन, और ये भी न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें थोड़ी सी साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। साइटोकाइनेसिस को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साइटोकाइनेसिस की दो टाइप्स हैं, एक होती है एनिमल साइटोकाइनेसिस, ठीक है, एक होती है प्लांट साइटोकाइनेसिस है, और दूसरी कौन सी है हमारे पास? एनिमल्स के अंदर पाई जाती है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना प्लांट साइटोकाइनेसिस की, थोड़ा सा पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल साइटोकाइनेसिस को, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह जिस तरह हम पीछे छोड़ के आए थे, इधर एक न्यूक्लियस था, अंदर क्रोमाटिन था, न्यूक्लियस था, क्रोमाटिन था, ये, ठीक है ना। ये सारा जो टीलोफेज के बाद का प्रोसेस हो चुका है, ठीक है ना। तो अब तो ये यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर ना ये हमारे पास दोनों आ गए हैं, जो टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियस, क्रोमाटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब कुछ ये आ गया है, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे क्या बनना शुरू होगी? सेल मेम्ब्रेन इस सेल की है ये, ठीक है, और ये इस सेल की सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई है, क्लियर। उसके बाद सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाहर ये बननी शुरू होगी सेल वॉल इसकी, और ये बननी होगी इसकी शुरू सेल वॉल। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पिंडल है ना वो अनब्रोकन रह जाते हैं, सम स्पिंडल रिमेन अनब्रोकन। इन स्पिंडल्स को हम क्या कहते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है, अनब्रोकन, इट इज कॉल्ड एज दी फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है। तो इन फ्रैगमोप्लास्ट के इर्द गिर्द गोल्जी बॉडीज जो होती है ना, कुछ कैल्शियम पेक्टेट की लेयर जो होती है वो डिपॉजिट कर देती है। दीज फ्रैगमोप्लास्ट प्लस सम कैल्शियम पेक्टेट
गोल्जी बॉडीज जो ये कौन कैल्शियम पैक्टेट डिपॉजिट करवाता है, गोल्जी, ठीक है, गोल्जी बॉडी करवाती है, ठीक है ना। तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं, मिडल लैमेला। दिस लेयर, ये दोनों जब लेयर होती है फ्लैग्मोप्लास्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, मिडल लैमेला। और ये लेयर कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ये दरमियान में आ गई क्या, मिडल लैमेला, ठीक है। तो ये किसने करवाई, गोल्जी बॉडीज़ ने, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस जो होती है ये इस तरह होती है प्लांट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर हमें पता है कि जो सेल वॉल जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है, इनके अंदर जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन को पिंच करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। इस तरह एक बनाएंगे हम। इस केस के अंदर ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमाटिड मटेरियल, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा कि पिंचिंग होना शुरू हो जाएगी इसकी, इस तरह यहाँ से इस तरफ न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं है तो ये पिंचिंग बड़ी ही आसानी से हो जाएगी, ठीक है। ये क्लीवेज होना शुरू हो जाएगी, एक फ्यूरो बनना शुरू हो जाएगा। और जब ये आपस में बिल्कुल ही इस तरह मिल जाएंगे, बिल्कुल इस तरह आ जाएंगे, ठीक है ना, तो एंड पे यहाँ पे क्लीवेज बन जाए, कंप्लीट होगी और ये अपना एक सेल बन जाएगा, ये दूसरा सेल बन जाएगा, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। और कॉमन वॉल जो होती है ना, यानी कि मिडल लैमेला यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। एनिमल के अंदर नो सेल वॉल एंड नो मिडल लैमेला, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पिंचिंग से ही सारा काम हो जाता है, सेपरेशन हो जाती है 2 डॉटर सेल्स की, क्लियर। तो मल्टी न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा केस है जिसके अंदर क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स का केस वो होता है जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जस्ट होती है, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको माइटोसिस की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।